अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू उठा दे गेम। T20 वर्ल्ड कप स्पेशल सेमीफाइनल मैचेस का बाकायदा आगाज़ हो गया है और कल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच था और इस बारे में बात करने के लिए मैं सानिया मुमताज़ अपने को होस्ट इरफान ज़हीर के साथ हाजिर हूँ। इरफान 170 का टोटल दिया, मेरी फेवरेट टीम कल बाहर चली गई। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की शबी है जिस तरह से उनका बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर रहा था। मेरी फेवरेट टीम तो फाइनल में आ गई है। मेरी फेवरेट टीम बाहर हो गई है। न्यूजीलैंड देखिए आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। जब हम बात कर रहे थे दोनों के कॉम्बिनेशन के लिहाज से तो कहीं ना कहीं मैच विनर हमें साउथ अफ्रीका में ज़्यादा नज़र आ रहे थे, बट जो एक पूरी टीम की अगर बात करते हैं बैटिंग और बॉलिंग के लिहाज से, एक जो कॉम्बिनेशन के लिहाज से, वो भी न्यूजीलैंड का किसी से कम नहीं था। और ऑन द गिवन डे, और ये बात हमने ज़रूर की थी कि अगर इनके ओपनर्स को ये अगर कहीं ना कहीं ऐसी बैटिंग विकेट्स मिल गई तो ये बहुत लीथल है। तो कल हमने देखा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला जी। 33 बॉलों पे वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट सेंचुरी फिन एलन ने बनाई। यस, और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, टेस्ट क्रिकेटर अदनान अकमल हमारे साथ हैं और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट उमर हमीद भी हमारे साथ हैं। आपकी तरफ आएंगे और उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, हमारे पैनल ने बताई है जी। पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में बड़ी तब्दीली की है और नई सिलेक्शन कमेटी की तफसील वेबसाइट पर उन्होंने अपडेट की है। सिलेक्शन कमेटी के रुकन अलीम डार के मुसाफी होने के बाद नए मेंबर शामिल कर लिए हैं और सिलेक्शन कमेटी में साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक को शामिल कर लिया गया है। तो ये बड़ी एक अपडेट है हमारे पीसीबी के महकमे को लेके, इदारे को लेके। उसके बाद हम लोग सेमीफाइनल की तरफ आएंगे। पहले मुझे बताएं अदनान, एक ऐसा फैसला है कि अलीम डार के जाने के बाद देखिए कहीं ना कहीं बेहतर चीज़ें होती है क्योंकि मिसबाह जो है वो उस सिस्टम का हिस्सा रहे, वो चीज़ें जो है ना वो पीसीबी में करते रहे जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम होता रहा। और एक क्रिकेटर को ही होना इस पोस्ट पे चाहिए। वो मेरे से बहुत अच्छा फैसला किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि मिसबाह-उल हक को जो है वो उनकी जगह पे शामिल किया और लगता है कि मिसबाह के आने से बहुत सी चीज़ें जो है ना वो बेहतर होती नजर। सेकेंडली सरफराज अहमद और असद शफीक को भी ऐड किया इसी कमेटी में। अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई तीनों की बात करें। अगर सरफराज की बात करें तो उसने भी क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया और बहुत सी चीज़ें बेहतर करती हुई नजर। जहाँ पे क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट की बात करें तो सरफराज ने प्लेयर भी बनाए और ख़ुद भी काम किया और इसको काम करना भी आता है और ये भी खुशाइन बात है। और असद शफीक की परफॉर्मेंस जिस तरह की थी टेस्ट क्रिकेट। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी भी कोई हेड मुकर्रर नहीं किया। ये तो आपने फिर अभी कमेटी तो आ गई है, चीफ सिलेक्टर अभी भी नहीं है। मैं बता देता हूँ आपका जो हेड बनेगा वो मिसबाह-उल हक एक और जी। वेलकम बैक जी। एक बार फिर से हमारी डिस्कशन का हम आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि आगाज़ इसलिए मैं कह रही हूँ हमने अभी तक सेमीफाइनल डिस्कस नहीं किया। नान उमर और साउथ अफ्रीका की टीम ने 169 का टारगेट दिया। कैप्टन जो थे बहुत ज़्यादा मायूस थे, वो कह रहे थे इट जस्ट फेल्ट लाइक अ टाइट स्लैब। हमें ऐसा लगा ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा है जिस तरह से हमने कल खेला है। और मायूस इतने ज़्यादा थे, वो कह रहे थे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट हम 190 भी कर जाते तो चीज़ें बेहतर होती हैं। आप अग्री करेंगे 190 के टारगेट से भी, या न्यूजीलैंड ने वो भी अचीव कर लेना था? देखिए जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है 12.5 बॉल्स पे उन्होंने मैच फिनिश किया। जिस तरह टिम सेफर्ट ने आके बैटिंग की और एलन की बात करें तो उसने जिस तरह की बैटिंग की, वो बेशक 250 भी रन होते वो कल चेस कर लेते। वो किस जोन में वो बैटिंग कर रहे थे कल अगर आपने देखा हो तो फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की उसने 33 बॉल पे, दूसरी तरफ 33 बॉल पे 58 रन किए हुए, तो कितना डिफरेंस है। और अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो 305 रन के स्ट्राइक रेट से फिनलैंड खेला है, तो उसके सामने कुछ भी आ जाता है। जिस तरह की कंडीशन न्यूजीलैंड को सूट किया ना, वो सडनली चीज़ें चेंज होती हुई नजर आई। जैसे न्यूजीलैंड टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया तो वहाँ पे बॉल थोड़ा फंस रहा था, ब्रेक हो रहा था, जहाँ पे शॉट्स नहीं लग रहे थे। ऐसे लग रहा था कि लो स्कोरिंग मैच होगा और बहुत क्लोज मैच होगा। अब ये वर्ल्ड कप का इवेंट है, मेगा इवेंट है, नॉकआउट की स्टेज है। इसमें अगर आपको लगता है कि ड्यू का इतना ज़्यादा रोल होगा तो हम मैच को थोड़ा अर्ली नहीं करवा सकते? ये देखें ना, हमारा अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी सॉरी हमारा मैच हुआ तो हमारे मैच को 2 घंटे अर्ली किया गया। और आपको मालूम है कि अभी जो इंडिया वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ वो 1 साइडेड अफेयर हुआ है। ये मैच भी 1 साइडेड अफेयर हुआ है क्योंकि ड्यू की वजह से इतनी कन्वीनियंट होगी बैटिंग। तो ये आईसीसी को इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। मैच तो खत्म कर दिया था। नहीं, आपकी पहले इनिंग्स के अंदर 10वें ओवर के बाद ड्यू आना शुरू हुई है। उससे पहले जब नहीं आई
उनकी जब आउट हुए हैं तो उनकी बैटिंग कन्वीनियंट हो गई है। इतना बड़ा इवेंट है, कहीं ना कहीं आपको चीजें फेयर करनी चाहिए। ये यहाँ पे कौन सी फोक पड़ी है बहुत ज्यादा, देखिए क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा फोक पड़ी है जिसकी वजह से लाइट का प्रॉब्लम है या ग्राउंड उस तरह ड्राई नहीं हो रहा। यहाँ पे तो डे ऐसा है कि क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट डे था। आप 2 घंटे, इसका मतलब है कि टॉस जो जीतेगा वो मैच जीतेगा। ये 2021 का वर्ल्ड कप जो था, जो यूएई के अंदर हुआ था, वो सारे का सारा वर्ल्ड कप में ऐसे हुआ। ड्यू आती थी, जो टीम टॉस जीती थी वो बैटिंग सेकंड करती थी, वो वर्ल्ड कप जीत जाती थी। और देखिए क्वेश्चन मार्क तो है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पे भी और अंपायरिंग पे भी। वो जो 20-25 रन कह रहे हैं मार्करम, वो इसी वजह से कह रहे हैं कि अगर उनका जो वो कैच जो गलत दिया है, इवन जो डैनियल मिचेल हैं, उन्होंने भी जब कैच पकड़ा तो उन्होंने ये पहली दफा है कि जो फील्डर है वो नहीं, पहले भी कई दफा फील्डर को बड़े मैच में फील्डर को अंदाजा हो जाता है, बेहतर जानते हैं, फील्डर को आइडिया होता है जब वो उठाता है, उसको पता होता है कि कह रहे हैं कि इट्स डाउटफुल, तो आपने फिर देखने के बाद और देखने से अंदाजा हो रहा है कि यार वो बॉल नीचे लग गया, अगर फिंगर है भी तो कहीं बहुत पीछे है और वो स्लिप हो गई है, वो लग गई है। इस तरह के बड़े मैचेस में इस तरह के डिसीजंस ऑब्वियसली हॉन्ट करते हैं जिनके अगेंस्ट ये हुए होते हैं। देखिए दोनों मैचों की बात करें, एडमंड का भी जो आउट दिया वो भी नेट आउट था वहाँ पे भी, और मुझे लगता है इंडिया के मैच में भी कहीं ऐसा होगा, इंडिया को फेवर दी जाएगी ऐसे कैचेस में। अच्छा। अगर आपने कल कैच की देखे ना, जब मिचेल ने कैच किया है तो जब बॉल लगा है तो बाउंस किया, बाउंस करके फिर हमेशा जब हाथ पे बॉल लगता है तो बाउंस ही करता। अब रूल कैच के देखें, बॉल जब लगा है तो इस फिंगर पे लगा, उसके बाद ग्राउंड में गया और जब वो गया देखे घास भी वहां से लगा है कि घास वो बॉल, इन्होंने प्रॉपर जूम भी नहीं किया, जूम भी क्या जूम किया उन्होंने, लेकिन वो नजर पे भी आ रहा है। कैच किया तो मुझे लगता है कि वो थर्ड जो अंपायर था। अच्छा रूल 2-3 साल से अब चेंज हो चुके हैं। इवन आपके बॉल आपके हाथ की ग्रिप में भी है। पहले होता था लॉ, आपने ग्रिप किया और आपको हाथ लग गया, टच हुआ तो नॉट आउट होता था, ठीक है, आउट होता था, सॉरी। अब चेंज हो गया, अब जो है अगर आपने ग्रिप भी किया हुआ है और बॉल सरफेस को टच हो गया तो आउट, वो तो वर्ल्ड कप में नॉट आउट होता है। वर्ल्ड कप में एक तो कैचेस ऐसे हुए हैं जिनका किसी ने रिव्यू नहीं किया। अच्छा फिर दूसरी चीज जो सबसे बेसिक क्रिकेट का फंडामेंटल है कि जब बेनिफिट ऑफ डाउट आएगा वो बैट्समैन को जाता है। ये एक अजीब इस वर्ल्ड कप में हो रहा है कि बेनिफिट डाउट है कि चीजें क्लैरिटी नहीं है, फिर भी वो अच्छा मेरा मानना ये है कि फील्डिंग साइड को जा रहा है। न्यूजीलैंड ने जिस तरह से खेला है वो जरूर 250 भी रन होते हैं तो वो चेज कर जाता, लेकिन बोर्ड पे जब स्टार्ट करने से पहले टोटल बड़ा हो ना तो फिर प्रेशर आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, एक्सपर्ट शाहनवाज हमारे साथ आ चुके हैं। एक अपॉर्चुनिटी थी जो अवेल नहीं कर सकी पावर प्ले में, जो डिकॉक से कैच ड्रॉप हुआ। अगर वहां पे कैच हो जाता तो ये पार्टनरशिप ना लगती। नहीं, लेकिन फील्ड प्लेसिंग बड़ी वेट थी कि वो चला रहे हैं, शॉट्स मार रहे हैं, थर्ड मैन में को 5-6 चौके हुए हैं, आपको थर्ड मैन के पीछे हां लेने चाहिए। शाहनवाज भी आ चुके हैं। शाहनवाज, वेलकम टू द शो। और हम डिस्कस अभी कर रहे हैं कल वाला साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच। कहाँ पे साउथ अफ्रीका का गलतियां कर गया, क्योंकि कप्तान भी उनके काफ़ी मायूस थे और वो कह रहे थे कि हम अच्छा टोटल नहीं दे पाए, शायद ये मसला था। पहले तो मैं आपको थोड़ी सी आपकी जो है ना करेक्शन कर दूं कि जब से शो शुरू हुआ है मैं आपके साथ ही हूँ। जी शाहनवाज को आवाज़ आ रही क्या? जी शाहनवाज को नहीं यार, उनकी नहीं। भाई आप कंटिन्यू करें तब तक देखिए मेरे ख्याल में इतने बड़े मैचेस में ये जो लूज होल्स हैं इनको थोड़ा सा कवर होना चाहिए, अंपायरिंग खास तौर पे, और जो मैनेजमेंट है जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि भाई हमें थोड़ा सा मैच इसको अर्ली कर देना चाहिए था, उसका जो आपने रेफरेंस दिया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच का दिया, लेकिन इतने बड़े मैचेस में जब वो एक लॉक कर देते हैं ना प्लान, तो उसको वो चेंज नहीं करते जिसपे उनको गौर करना चाहिए। ये चेंज हो सकता है, ये इट्स नॉट। देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें, मैं बताता जो लॉक करने का मकसद क्या है कि आपको ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आई बॉल मिलती है, आप शाम को मैच कराते, एक उसकी फेयर बात है। लेकिन जहाँ आपकी गेम ही डिस्टर्ब हो रही है, जहाँ आपकी गेम के ऊपर ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको ही किसी से जाके परमिशन तो नहीं लेनी, वही आईसीसी है, वही आईसीसी के लोग हैं, दे हैव टू डिसाइड। और मेरा नहीं ख्याल कि जब वो आप 4 कंट्री बैठे होंगे, अब 4 कंट्रीज रह गए हैं सेमीफाइनल में, जब आप पहुंच रहे हैं उस टाइम पे अगर आप चारों कंट्रीज से बात करते कि ये प्रॉब्लम आ रहा है और किसी की भी वर्ल्ड कप आउट हो सकते हो आप टॉस हारने की वजह से, तो सारे इसको एग्री भी करते। देखें तो मेरा ख्याल है किसी को प्रॉब्लम नहीं होना था। कैप्टन से बात करता है, टीम मैनेजमेंट से बात करता है कि क्या ये मैचेस में प्रॉब्लम आ रही है, जो टॉस जीत रहा है, जो सेकंड टाइम बॉलिंग कर रहा है, उसको ड्यू फैक्ट जो कर रही है उससे बॉलर से बॉलिंग नहीं हो रही, तो ये आईसीसी अंपायर से रिक्वेस्ट करके वो चीजें मैनेज कर सकते हैं। मकसद है कैप्टन से बात करने की जरूरत तो नहीं है, किसी को नुकसान नहीं, आप टीम को कॉन्फिडेंस में तो लेंगे ना जी, तो लेते हैं, आप इन्फॉर्म करते हैं या आप उनसे मशवरा मांग लेते हैं, डिसाइड तो करना आईसीसी ने। आईसीसी ने अगर एक प्लान बनाया हुआ है कि वो जो टाइम स्लॉट रखा हुआ है उसने, अगर उसने उसमें तब्दीली करनी है किसी भी वजह से, तो वो तब्दीली करके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, यार ये रीज़न है, अगर उस रीज़न में किसी टीम को प्रॉब्लम होगी वो उनको बता देंगे।
मुझे लगता है कि ठीक अगर है। आईसीसी कैप्टन से बात करता है जैसे वेस्ट इंडीज के नहीं, confidence में लेने से मसला कोई नहीं है, अगर आप ले जैसे सकते हैं। वेस्ट इंडीज और इंडिया के मैच में प्रॉब्लम फेस करनी थी ना, की ना उन्होंने वेस्ट इंडीज ने, तो क्या उनको आइडिया नहीं हुआ कि आगे वाले वो इंडिया का आने मैच मैचेस है भी ना थे, लेकिन वो जो इंडिया आगे का वाले मैच मैच आज भी इंडिया का मैच है। एग्जैक्टली, मैं आगे भी वाले मैच आने वाले हूँ। इस चीज को प्रॉब्लम कर सकती है, ड्यू फैक्टर हो सकता है। तो क्या आईसीसी वो ऑर्गेनाइज लेकिन आई बिलीव बहुत सारे कंसर्न्स होंगे, जिस तरह से भी ब्रॉडकास्टर वाला इशू भी रेज किया है इरफान ने। सेकेंडली ये मसला भी होता है कि वहाँ पे स्टेडियम में लाखों की तादाद में मेरे ख्याल से लोग भी आते हैं, एक ये एज में मिल जाता है उनको, या फिर राइट्स का आप मसला हो obviously सकता है। सारी चीज़ों को आप उस तरह गेज करते हैं। तो शाहनवाज भी आ चुके हैं, शाहनवाज से भी बात कर लेते हैं। शाहनवाज, कल के मैच के बारे में हम बात कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है साउथ अफ्रीका कहाँ पे गलतियाँ कर गया है? क्योंकि कैप्टन ने तो ये स्टेटमेंट दी है कि अगर हम 190 कर जाते तो चीज़ें बेहतर होती, लेकिन हमने देखा कि उनका बैटिंग ऑर्डर कहीं पे भी कंसिस्टेंट नहीं था कल। आप कैसे असेस कर रहे हैं कल वाले मैच को? अच्छा सानिया, एक तो मैं आपकी थोड़ी करेक्शन कर दूं कि जब से ये आपकी प्रोग्राम शुरू है मैं तब से आपके साथ ही हूँ, और मेरा ख्याल है मेरी एक साइड राइट साइड पे पेन शुरू हो गई थी सुन के। अच्छा बात अब Okay. मैं एक्चुअली आता हूँ इस तरफ, देखें 190 होता वहाँ पे 200 होता, लेकिन जो एक्चुअली कल फॉर्म लगी हुई थी, जिस तरह फिन एलन के बल्ले पे बॉल्स आ रहे थे, फिर हमने देखा जिस तरह उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया, तो मेरा ख्याल है कि अगर वो 200 प्लस भी होता तो वो इसी अंदाज से खेलते। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा फ़र्क जो मुझे नज़र आया है कल, मैंने देखा है कि जो कल आईसीसी के रूल्स के ऊपर बात करने की ज़रूरत है, कि कुछ रिव्यूज़ इस तरह के हुए, हमने वो डैरल मिचेल का कैच देखा, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, और एक दो कैचेस ऐसे थे, तो मुझे तो ये लग रहा था जैसे ये एक प्री प्लान मैच होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू दैट के वो उस तरह की मुझे कुछ चीज़ें होती हुई नज़र आ रही थी। और फिर कुछ सडनली आप ऊपर से देखें, जिस तरह साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज नॉर्मली जितना एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, जिस तरह वो खेल रहे थे, मार्करम लीड कर रहे थे, फिर नीचे से जितने भी थे आप देखें, मतलब जो भी हमें पिछले मैचेस में नज़र आया वो टोटली कल के मैच में हमें साउथ अफ्रीकन का जो ऑफ कलर नज़र आए, डिफरेंट टीम हमें नज़र आई। उसके पीछे कुछ रीजंस लगती हैं। आपको याद होगा 2024 का जब वर्ल्ड कप फाइनल हुआ है, T20 वर्ल्ड कप का साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज पैदा हुई थी, आपको याद होना चाहिए। और ये एक क्वेश्चंस मार्क है आईसीसी के ऊपर और वो जो ऑर्गेनाइज़र हैं उस वक्त के, क्यों साउथ अफ्रीका जब बड़े इवेंट में जाए, स्पेशली जब साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल या फाइनल में जाती है, तो उनकी स्पेशली एक इतना अच्छा यूनिट, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन एकदम कैसे कोलैप्स कर जाता है। वहाँ पे जाहिर है एक क्रिकेट देखने वाला जो है उसके जहन में 100 ख्यालात आते हैं। अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, हमने क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें भी समझ आती है कि बड़े मैचेस में जाके स्पेशली स्पेसिफिक ये साउथ अफ्रीकन जो है इनको हो क्या जाता है। तो ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। बहुत सारे सवाल ज़रूर मेरे जहन में आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए तो ओवरऑल जीत तो न्यूजीलैंड के नाम ही रही है। फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और मैं मतलब ओवरऑल अगर मैं पर्सनली एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट या क्रिकेट की मैं बात करूं, तो मैं साउथ अफ्रीका जितनी अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ नज़र आ रहा था हमें पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जिस तरह उन्होंने इंडिया को भी डोमिनेट किया, हर बड़ी टीम को उन्होंने डोमिनेट किया, तो मैं ये पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि साउथ अफ्रीका को फाइनल खेलना चाहिए था। और आपके ख्याल में कहाँ गलती की है साउथ अफ्रीका ने? ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थे, या आपको लगा कि ज़्यादा रन करने के चक्कर में उनका जो टॉप ऑर्डर है वो कोलैप्स कर गया? देखें, आप जब बड़ा मैच खेल रहे होते हैं ना, तो ऑब्वियसली ये प्रेशर सिर्फ हम पे नहीं होता, पाकिस्तान पे नहीं होता, बाकी ममालिक के जो टीम्स होती हैं, जब बड़ा मैच होता है तो बड़ा मैच का प्रेशर उनके ऊपर होता है। ज़ाहिर है उन्होंने एक प्लान किया, एक स्ट्रेटजी की होगी, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक मुकम्मल बैटिंग पैराडाइज था, वहाँ पे इतनी कोई नहीं थी। लेकिन कुछ शॉट ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो थोड़ी मुझे गलत नज़र आई है। स्पेशली अगर आप डेविड मिलर की बात करें, मैं नहीं समझता कि उस वक्त वो ज़रूरत थी वो शॉट खेलने की, उनको लंबा खेलना चाहिए था। और आपको पता है कि आप इनफॉर्म बैटर हैं, मार्करम अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा स्कोर बनाने के चक्कर में कि हम कहीं 200 प्लस कर लें, कम से कम 10 की एवरेज जो है वो ओपोनेंट टीम को रिक्वायर, अगर रन रेट हो तो 200 रन चेस करना भी तो बड़ी बात होती है। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक बड़ा टोटल करने के चक्कर में एक चीज़ जो है ना वो हमारे सामने आई कि साउथ अफ्रीकन इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सके। अर्ली ऑन 80 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। अगर आपके
जल्दी रन्स करने के चक्कर में। अगर देखें जैसे जेनसन ने अगर बॉल नीचे आके अगर वो 50 ना करते, वो एक शानदार इनिंग्स ना खेलते, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद 120-130 तक साउथ अफ्रीका जो है वो रिस्ट्रिक्ट रहता, इससे ज़्यादा रन ना कर पाता। लेकिन चूंकि एक प्योर ऑलराउंडर खेल रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी ऑलराउंडर्स की तरह नहीं है, वो एक प्योर और तगड़े ऑलराउंडर हैं, वो अपनी टीम के लिए हमेशा अच्छा खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनका स्कोर 169 तक पहुँच गया। लेकिन एक यहाँ पर बहुत सबसे बड़ा फैक्टर था, वो ड्यू फैक्टर था, जिसकी मैं समझता हूँ कि सेकेंड टाइम बॉलर से बॉल ग्रिप ही नहीं हो रही थी। और किसी भी ग्राउंड में जब इतना ड्यू फैक्टर, जब बॉल आप अपना बॉलर ग्रिप ना कर सके, स्पिन बॉलर की जो है ना वो ब्रेक ना हो, बॉल सीधा फटा विकेट, पहले ऑलरेडी फटा विकेट बना हुआ था, वो सीधी बल्ले पे लगे बॉलें, तो वहाँ पे फिर जाहिर है अगर आपने 250 भी किया हो तो दूसरे जो बैटर्स हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। बात कर रहे थे कि आप मैचेस को जब आईसीसी के सामने इतना क्लैरिटी से चीज़ सामने आ जाए, इतना एविडेंट हो कि ड्यू इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि टॉस जीतना मैच जीतने के बराबर है, तो मैचेस को आप 1-1.5 घंटा पहले भी कर सकते हैं। न्यूट्रल मैचेस होने चाहिए ना इरफान साहब, फेयर मैचेस होने चाहिए ना। देखें अब मेरे जहन में बहुत सारे सवालात आ रहे होंगे, आपके जहन में बहुत सारे सवालात आ रहे होंगे ये मैच को लेकर ना, स्पेशली अब सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था ना, कोई छोटा मैच तो नहीं था। फिर अब जैसे मैंने पहले बात की साउथ अफ्रीका की 2024 की परफॉर्मेंस देखे, तो एक टाइम पे ये लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जो है ना 2024 का वर्ल्ड कप जीत गया, और सडनली ऐसा उन्होंने पता नहीं क्या किया है, और बहुत सारे ऐसे जो है ना चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो वो मैच इंडिया जीत गया, जिसकी तवक्को ही नहीं थी किसी को कि इंडिया जो है वो 2024 का वर्ल्ड कप जीतेगा। तो कल का मैच भी इसी तरह है कि आईसीसी को तो इन चीज़ों को देखना चाहिए कि अगर बड़ा इवेंट है, आईसीसी का इवेंट है, दुनिया की बेहतरीन जो टीमें हैं वो खेल रही हैं और सेमीफाइनल मैच होने जा रहा है, तो आप कम से कम वेन्यू को थोड़ा चेक कर लें, आप कंडीशंस को थोड़ा रीड कर लें, आप देखें कि मैच फेयर होना चाहिए, मतलब दोनों टीमों के लिए। ऐसा नहीं हो क्योंकि एक टीम अगर खेल रही है उस वक्त ड्यू नहीं है, तो उस वक्त बॉलर्स जो बॉल करेगा वो डिफरेंट होगा। और एक अगर आप बात करें जहाँ पे ड्यू होगी तो वहाँ पे बॉल ग्रिप करना भी मुश्किल है, वहाँ आपका ना स्विंग होगा। वो तो मैंने आपको बताया कि आप जैसे सीमेंट विकेट पे आराम से प्रैक्टिस करते जाए, बल्ले के सामने जितना मर्जी तेज बॉल करें, बल्ला सामने करें तो वो बल्ले पे ही लगेगा, तो वहाँ पे रन्स करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं, ये मसाइल हैं। आपके ख्याल में ये जो इतना ज़्यादा, ये तो हम इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट थोड़ा सा साउथ अफ्रीका पे मजीद बात करें। प्लेयर की जो शॉर्ट सिलेक्शन है वो बड़ी वेयर लगी, कोई अपने आप को टाइम किसी प्लेयर ने नहीं दिया। डेकॉक इस वर्ल्ड कप के अंदर 7 में से 5 दफ़ा ऑफ स्पिनर पे आउट हुआ है, आते साथ ही चलाते हैं। मार्करम में एक ऐसा प्लेयर था जो हर मैच में डीप लेके जा रहा था, कल वो भी थोड़ा अनलकी रहे, बाकी किसी ने भी अपने आप को एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं लेके गए। देखिए कल की अगर पिच कंडीशन की बात करें तो वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा था कि इस तरह के शॉट्स खेले गए जो साउथ अफ्रीका ने खेले, उनको वो पिच वहाँ पे वो ये शॉट बनते हैं जहाँ पे ट्रू पिच हो, जहाँ पे बॉल बैट पे आ रहा है। तो कल अगर टॉस जीत के जब साउथ अफ्रीका ने बैटिंग स्टार्ट की तो वो शॉट्स नहीं लग रहे थे, उनको चाहिए था 10 ओवर में तो ऑलमोस्ट मैच खत्म हो गया था साउथ अफ्रीका का। वो तो आके जैक्सन नीचे से और उसकी पार्टनरशिप लगी तो इतना 170 रन हो गया। मैं बिल्कुल शाहनवाज भाई की बात से एग्री करता, तो 20, 25, 30 रन ही करता न्यूजीलैंड। बहरहाल अगर शॉर्ट सिलेक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस से उनको लग रहा था कि जो हम खेलेंगे, जो शॉट खेलेंगे, अगर आपने मिलर की शॉट की चेक करें, जब उसने हिट किया है नाउ इज हेड डाउन, उसको पता लग गया था मैं मिस हिट कर गया। तो कल वो इनिंग्स बनाने वाली थी, वो पूरे बना के भाग के रन्स करते तो फिर आके इंडिया के खिलाफ ऐसे किया था जल्दी 3 आउट होने के बाद। अगर 2 ओवर डीकॉक की बात करें तो वो उसने चौका छक्का मार चुका था उस बॉल पे, और अगली बॉल पे वो आउट हो गया। वो मैच वहाँ पे चेंज हुआ जहाँ उसी ओवर में उसका पहले कैच भी ड्रॉप हुआ है, कैच भी ड्रॉप हुआ, फिर दूसरा बैट्समैन आया वो भी पॉइंट पे आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना शॉर्ट सिलेक्शन जो थी वो नहीं सही थी, जिसका जो नुकसान है वो साउथ अफ्रीका को उठाना पड़ा, और सडनली चीज़ें चेंज होती भी आपको नजर आई। जहाँ पे जी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे, अंडर प्रेशर थे, क्योंकि उनको ये फैक्ट पता था कि ड्यू होगी और ड्यू में हमें हेल्प नहीं मिलेगी, ओपोनेंट को हेल्प मिलेगी, तो वो ज़्यादा स्कोर करने के चक्कर में जो है ना उन्होंने ऐसी उल्टी सीधी शॉट्स घुमाई हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे थे डी कॉकी की, उसको एक छक्का और एक चौका मिल गया था, उसके बाद भी स्टिल ही ट्राइड टू गो फॉर अ शॉट। तो वो जो लैक करी थी चीज़ ना, जो अंडर प्रेशर हो गए थे, उसकी वजह से ये काम हुआ। बट एट द सेम टाइम हाउ कैन दे बी अंडर प्रेशर जब उससे पहले वो अनडिफीटेड रहती हुई टीम है जिसने अभी रिसेंटली इंडिया को हराया। उससे पहले हमने इनकी जितनी भी इनिंग्स देखी, सबसे एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग मैचेस हम साउथ अफ्रीका के देखते थे। मुझे याद है इरफान और मैं लाइव भी बल्कि देख रहे थे जब अफगानिस्तान के साथ 2 बार सेमीफाइनल हुआ। मतलब हम उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देख के हैरान थे कि वो प्रेशर नहीं है। ये दोनों टीमें जो है ना दे आर नोन एज चॉकर्स, के बड़े मैचेस में जाके कोलैप्स कर जाती हैं, फिर इन दोनों में से किसी एक ने तो करना था। तो नज़र वही आया, बेसिकली हुआ वही है, वो अंडर प्रेशर आए हैं,
वो बड़ी गेम खेलने के लिए, ज़्यादा स्कोर करने के चक्कर में वो निकल के मारते रहे हैं, तो उस चक्कर में सारे मेरा ख्याल है आईसीसी को फिर जिस तरह पहले हम बात कर रहे हैं, बार बार यही बात रिपीट कर रहे हैं कि आईसीसी को कहीं ना कहीं इंटरवीन करने की जरूरत है। शाहनवाज, दूसरा टॉपिक जो हमने अपने शो का आगाज़ किया था, सिलेक्शन कमेटी का भी ज़रा अनाउंसमेंट कुछ सामने आई है। Yes. मिसबाह उल हक उसका पार्ट बन चुके हैं, लेकिन अभी भी चीफ सेलेक्टर अनाउंस नहीं किया। आपकी कोई उसमें राय है, कुछ ऐड करना चाहें आप? देखें, ना होगा वो क्या कहते हैं, बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है, मेरे जहन में भी आ नहीं रही। तो देखें, नहीं अभी उम्र का भी तकाजा आप देख लें। बात ये है कि कोई जवाबदेह नहीं होगा। मैं इन शॉर्ट वर्ड्स में आपको बता दूं। हाँ, यस, आप बिल्कुल ठीक है। तो कोई भी जवाबदेह नहीं होगा, वो चाहे कोई भी सिलेक्शन कमेटी में आ जाए, फैसले एक ही बंदे ने करने हैं, और चाहे वो कुछ भी आ जाए। तो मेरा ख्याल है उनको किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है, उनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। अच्छा, तो आप इसके बारे में कुछ कह रहे थे, चीफ सेलेक्टर के बारे में? देखें, चीफ सेलेक्टर की बात करें तो मिसबाह उल हक एक ऐसा क्रिकेटर भी है, क्योंकि कैप्टनसी भी की है पाकिस्तान को, उस जगह पे आके उसने संभाला जहाँ पे बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही थी। देखिए, अजहर शफीक तो पहले भी था, असद शफीक तो पहले भी सिलेक्शन सरफराज तो हेड कोच आ गए ना, सरफराज तो टेस्ट क्रिकेट हेड कोच आ गए। सिलेक्शन कमेटी की मैं स्पेसिफिक बात करूँ, मैं कोचेस की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, असद शफीक भी आ गया, मिसबाह का भी था, मिसबाह का भी एज ए हेड कोच नाम आ रहा था। देखिए मिसबाह, देखिए इरफान साहब एक बात, अदनान भाई मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। अच्छा, मिसबाह की अगर आप कोचिंग की बात करते हैं तो जो देखें, कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कोचिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है, एक पूरा एक्सपीरियंस होता है। वो आपको वो तजर्बे से वो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मिसबाह नो डाउट को बहुत बड़े प्लेयर थे, इंतहाई ज़बरदस्त इंसान है, बहुत प्यार करने वाले इंसान है, लेकिन जो कोचिंग का शोबा है वो मैं समझता हूँ कि वो डिफरेंट फील्ड है। वो सिलेक्शन कमेटी में आए, अल्लाह करे इस तरह की कल कंप्लेंट्स हमें ना मिली, जिस तरह की अलीम डार के जब उन्होंने रिज़ाइन दिया तो उन्होंने कुछ बातें की कि उनको होना चाहिए था, उनको होना चाहिए था, उनको खेलना चाहिए था। हमें सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए ताकि इसके अंदर सिलेक्शन कमेटी के अंदर वो उनके अंदर वो जो फैसले करें, जो उनका जो मिसबाह फैसले करें, तो मेरा ख्याल है कि उन फैसलों को वैल्यू देनी चाहिए। तो अगर आपने क्रिकेट की बेहतरी की तरफ जाना है और अच्छे जो टीम है, और फिर जब मिसबाह ने, जब आपको याद होगा पहले भी सिलेक्शन कमेटी में रहे हैं, तो बाबर आजम को मेरा ख्याल पहली मरतबा कप्तान भी मिसबाह नहीं थे, मेरा ख्याल जी इन्होंने ही बनाया था। तो ये चीज़ें जो हैं ये अब हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, लेकिन बात फिर वही है कि आई एम द जीनियस, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मेरा जो आर्ग्यूमेंट है या मेरा जो एतराज़ है वही है, हमारे पास ये 5-7 प्लेयर ही क्यों हैं? वही घूम फिर के कोच लग जाते हैं, वही घूम फिर के जो है सिलेक्शन कमेटी में आ जाते हैं। चीफ सेलेक्टर तो चले हम नहीं लगा रहे। अब देखिए ना, मिसबाह जब आए एज अ कोच, उनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। नहीं, ये कमेटी के मेंबर थे, कमेटी के रुकन थे, जिन्होंने मिकी आर्थर को फारग किया। जी, मुझे उनको फारग करके खुद हेड कोच लगे, खुद बैटिंग कोच लगे, खुद चीफ सेलेक्टर लगे। देखें ना, अब वही बात है कि यही लोग हैं ना घूम फिर के, अभी इनके साथ कोई मसला होगा तो वो बकार यूनुस आ जाएंगे वापस। मतलब ये 4-5 लोगों से मसला होगा तो मुश्ताक आ जाएंगे। तो ये 4-5 लोगों से लेकिन असल मसला लोग हैं, अदनान, आप क्रिकेट में हैं, आप लेकिन बात सानिया आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, मसला लोग नहीं है, मसला सिस्टम का है कि सिस्टम अगर सिस्टम आप कह रहे हैं कि ये फेस क्यों घूम के आ जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मिसबाह को लेकर आए ना सिलेक्शन में, अगर सरफराज को हेड कोच लेकर आ रहे हैं टेस्ट टीम का, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अब सेलेक्टर्स की बेहतर होगी, क्योंकि मिसबाह को नॉलेज है, वो चला सकता है, सिस्टम चला सकता है। हमने पहले भी देखी है अदनान भाई, मिसबाह की जो परफॉर्मेंस सिवाय क्रिकेट के और हमें कहीं उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। मैं ऑनेस्टली हमने क्रिकेट में तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है, क्रिकेट में तो जब वो खेलते थे, खिलाते थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है। पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा ना कि शाहनवाज भाई कि मैंने उनके अंडर इतने साल क्रिकेट खेली है, हमें उसके अंडर खेलते हुए चीजें बेहतर। इसको ना दो तरह देखना पड़ेगा, जो मेरा जितना मैं जानता हूँ देखा है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात भी बिल्कुल बजा है कि उनकी गेम सेंस, उनकी चीज़ों की नॉलेज सब बेहतरीन है। जो शाहनवाज बात कर रहे हैं वो भी डिफरेंट है कि आप जब कोचिंग के रोल में आते हैं तो कोचिंग इज नॉट अबाउट क्रिकेट, ये मैन मैनेजमेंट भी है। उधर सारे भाई साहब हमारे जितने भी पाकिस्तानी कोचेज आते हैं ना, वो कहते हैं ना, वो टक्का लगा लेते हैं, वो ऐसा लगाते हैं कि वो फलाना मेरा जानने वाला है, फलाना मेरा वो है जो मेरा अच्छा ताबेदार बच्चा है, उसके साथ नेपोटिज्म का मसला इन हमारे कोचेस का आता है। देखिए, मिसबाह को सिलेक्शन में लाने का मतलब ये है कि उनको हेड कोच नहीं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एक सेकंड एग्जांपल देना चाहूँ कि अगर अहमद शहजाद, उमर अकमल या वहाब रियाज का उस टाइम या आमिर का मसला आया, आप किसी को बाहर करना तो दुनिया का सबसे आसान काम है ना।
कि जी बाहर कर दो इसको। आप कोच हैं, आप मेंटोर हैं, आप हेड हैं, आपका काम है उससे काम निकलवाना, उसके मसाइल सुने, उसको एड्रेस करें। इधर क्या होता है कि किसी भी बंदे को बाहर कर, तू नहीं पसंद, चल जी बाहर, तूने बात नहीं मानी बाहर। यहाँ पे कैप्टन का रोल मतलब भी शेख आता अख्तर है। से काम नहीं लिया क्या दुनिया ने लिया सलीम काम? मलिक साहब अपना बड़ा मशहूर वाकया सुनाते हैं कि जब वसीम और वकार की आपस में बहुत ज़्यादा टसल चल रही थी और बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो वो अपना किस्सा सुनाते हैं कि एक मैच में मुझे कप्तान जब बना दिया, अब मैंने दोनों से काम लेना था। अब मैं जब उसको कहता था तो मैं उसकी तारीफ करता था, और जब मैं उसके पास जाता था वसीम के पास तो मैं उसकी तारीफ करता था, एंड देन दे बोथ परफॉर्म फॉर द पाकिस्तान टीम। देखिए 11 के 11 डिफरेंट इंडिविजुअल होंगे आपने हर देखिए एक उसके वो level पे एरा और था, वो टैलेंट और था, वो सुपरस्टार्स और थे। उमर साहब मतलब मैं तो बात कर रहा हूँ टीम मैनेजमेंट की। देखिए मैनेजमेंट का इंटेलिजेंट लोग थे, बड़े लोग थे, काम करना वो इस अहल होने चाहिए कि आपके अगर किसी प्लेयर का किसी भी तरह का कोई कंडक्ट ऐसा है कि जो आपको टीम में रहने के लिए काबिल नहीं रखता, लेकिन उस पर आप अगर काम कर सकते हैं तो उस पर करना चाहिए। और वो किसने करना है? वो इन्हीं लोगों ने करना है जो सिलेक्शन कमेटी में आए या जो कोचेज हैं। हर एरा के अंदर दो इरफान साहब, अगर जब से ये बात मैं समझता हूँ, हमारे मिसबाउल के बड़े ग्रेट आदमी हैं, जब से ये क्रिकेट से मतलब साइड पे हुए हैं, क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट लिए, तो मेरा ख्याल है अभी तक सबसे ज़्यादा जो ओहदे हैं ना वो भी क्रिकेट बोर्ड के, वो भी मिसबा एंजॉय किए हुए हैं। मतलब एक टाइम के ऊपर आप सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, आप कोच भी हैं, आप हेड कोच भी हैं, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस की अगर पहले लगते हैं, लेवल 2 बाद में जी लेवल 2 बाद में करते हैं। और अगर टीम की परफॉर्मेंस देखते हैं तो पहले से जो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही होती है, हमारी टीम की परफॉर्मेंस और नीचे गिर जाती है। एज 10-15 साल कम होती ना तो ये चीफ सिलेक्टर भी होते, कोच भी होते और ये कैप्टन भी होते। हाँ, तो चीजें जो है ना वो इतनी इदनान भाई को जिस तरह 30 इयर्स की एज में कह दिया गया कि आपकी एज ज्यादा हो गई है, तो वो 43 का उस टाइम कप्तान हमारा खेल रहा था। अंदाजा करें ना, लेकिन वो उन्होंने थोड़ी कहा था। आप किसी के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, अगर आप उनका कैरियर की बात करें, उनकी पाकिस्तान को सर्व करना, पाकिस्तान को टेस्ट टीम को नंबर 1 पे देखिए एज ए कैप्टन, एज ए टेस्ट कैप्टन, वन ऑफ द बेस्ट। अदनान भाई मिसबा बहुत बड़ा प्लेयर था, पाकिस्तान टीम ने बहुत फतूहात समेटी हैं। बात हो रही है कोचिंग की, बात हो रही है सिलेक्शन कमेटी की। अदनान भाई इस चीज को समझने की कोशिश करें, दिस इज अ डिफरेंट जॉब। हम प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं ना जो उनके साथ हुआ, उस वक्त सिलेक्टर भी थे, उस वक्त कोच भी थे, हमने बहुत कुछ सीखा उनसे। बट खैर हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा मसाइल अभी आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। आज इंडिया इंग्लैंड के मैच के बारे में और प्रॉपर डिस्कशन टीम पाकिस्तान के बारे में कल होगी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।